ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ। मैं लाहौरिया का मुकाबला तो नहीं कर सकता। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ? मेरे हथ पे लगे जो टांके ने ना मरीज हैं? वो देख के मेरे उस्ताद दस देंगे सन कि ए मरीज डॉक्टर तारिक दा। ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? नहीं कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖੀਆਂ? मैं जिंदगी च तीनों काम कीते ने। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। सारा कुछ कीता है। ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। जब माधुरी ਨੂੰ देखना सी ते डांस छोड़ देना सी देखना उसदा। कमाल है। ਸੋ ਕਿਊਟ। सर मरियम नवाज लोग बज़ाहिर तो वो लाहौरी हैं लेकिन अक्सर मरी में दिखाई देते हैं। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को मरी मियां नवाज साहब से ज़्यादा पसंद है। सर मैं तो बहुत सेंटीमेंटल हो गई। मैं तो घर जाके टाइम मार मार रोना। तो वो गाने दे दो ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ 40 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਜ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ। आज तक लोग मुझे मेरी इस वायरल वीडियो आई हेट माई पुप्पो के बेटे की वजह से जानते हैं, लेकिन अब मैं आपके लिए बहुत एक्साइटिंग प्रोग्राम ला रही हूँ, समा सितारे। आज समा सितारे में आपकी मुलाकात जिस सितारे से करवाने जा रही हूँ उसके लिए मैं इस्लामाबाद में उनके फार्म हाउस पर मौजूद हूँ। आइए मिलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सुनिया ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ। मैं लाहौरिया का मुकाबला तो नहीं कर सकता लेकिन कोशिश ज़रूर करांगा कि जनाब को पंजाबी को अच्छी जवाब दे दईए। बहुत अच्छा बोला आपने फ्लो के साथ। आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CSS ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? सियासत दे जान तो पहले पढ़ाई की है और रज के की है। मैं FSC प्री इंजीनियरिंग की, उस तो बाद मेरा दाखिला हो गया UET लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कोई इंजीनियरिंग मेरा ख़ास दिल नहीं लगा। मैं 1 साल तो बाद छड़ के और फिर मैं MBBS से दाखिला लिया। दैन आई डिड माई MBBS। उस तो बाद मैं CSS की था। CSS तो बाद भी कोई सर्विसेज मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल शोबे की प्रैक्टिस और फिर पॉलिटिक्स आज अल्लाह ताला ने इत्थे बिठाया है जी, अल्लाह दा करम है। सर ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸੀ। देखो 2 शोबे ऐसे ने जिन्हां नाल मेरा जिंदगी ताल्लुक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दोवां च अगर तुसी चाहो तो मैं समझदा कि उस तो ज़्यादा ना इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती। पहला शोबा डॉक्टरी का शोबा है, उसी च भी मैं बहुत दिल ला के काम किया। 4-5 साल प्रैक्टिस हॉस्पिटल, और जिस तरह तुसी खुद के आगे प्राइवेट मेरा हॉस्पिटल भी सी। और उस तो बाद सियासत है। अगर सियासत है तुसी अपने ज़ाती मफादात और इन्हां चीज़ों तो बालातर होकर काम करना चाहो ना, तो ये इतनी वड्डी इंसानियत की खिदमत है और अपने मुल्क की खिदमत है। एक अपॉर्चुनिटी है जी अल्लाह की ज़ात तुहानू देंदी है कि इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू इट। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਆਂ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ? जी मैं डॉक्टरी च अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मेरा कैरियर सी कि मेरे हथ पे लगे जो टांके ने ना मरीज वो देख के मेरे उस्ताद दस देंगे सन कि ए मरीज डॉक्टर तारिक दा है। हाय अल्लाह, सिद्धे पुठे ते नहीं ला देंदे सी? कुछ ना कुछ तो करता ही होगा लेकिन उसने नफासत या महारत, बेसिकली इट्स एन आर्ट ना। मैं सर्जरी मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਨ ਸੀ? सर्जरी इज एन आर्ट। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਫਾਈ ਇਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਕਿੰਜ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨੱਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੰਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ नहीं मैं कोई कॉस्मेटिक सर्जन नहीं सा। आई वाज अ जनरल सर्जन। ओके। और ज़्यादातर साडा काम होंदा सी जिस तरह ऑर्थोपीडिक, थोरेसिक सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, और खुदा न खास्ता रात एमरजेंसी ड्यूटी, मरीज़ आ गए, कोई एक्सीडेंट हो गया करे, ज़ख्मी आ गए, बहरहाल
ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੌਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀ? ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਏ ਟੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗਰਾਂ ਦਾ ਟੱਚ, ਗਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ, ਕਲਚਰ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਗਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। That is a culture full of values. ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇਹ ਚਟਨੀ, ਰੋਟੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਅਯਾਮ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਮੰਝਾਂ ਵੀ, ਫਾਰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਲਕੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, लेकिन ज़्यादा वक्त ज़ाहिर है सिंस 1970s ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਟ 70s ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸਰ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਸੀ? ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਨ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਧੀਮਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਲਾ ਦੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਫੀਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਕਿੰਜ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੜਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਂਟ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਦਾ, ਕਿ ਘਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ, ਔਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਨ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇयर, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਤਕਰੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕੋਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਫਵਾਜ ਨੇ ਲਾਇਕ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕਤ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਦਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਟੂ ਹਾਰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਪਲੱਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਅਕਦਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਲੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਸ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਫੇਵਰਿਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਧੁਰੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਲੈਜੈਂਡਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਸਰ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ देयर आर ਫਿਊ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ। ਸਰ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਜਦ ਮਾਧੁਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਂਸ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਉਸਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਊਟ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਰਾਹਿਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਹਿਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਕਿਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰੇ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਮੀਨਸ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, that is the main difference। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਵਾਕ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ, ਉਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਹ ਹੈ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਨ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸਐਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਨ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਚਐਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਾਨੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਗਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਰ ਨੋਨ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਉਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸੌਰੀ। ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈ ਸਨ। ਬਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ अच्छा। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਸਨ ਬੜੇ हाँ। डाई हार्ड मुस्लिम लीगी बिल्कुल। और जब तक वो जिंदा रहे ने ही वाज एक्टिव इन पॉलिटिक्स कभी मैंने तो इलेक्शन से कॉन्टेस्ट नहीं किया लेकिन लोकल बॉडीज़ वगैरह इस्लामाबाद दे और थ्रू आउट मुस्लिम लीग सो पैशन मुस्लिम लीग का और मैं बचपन तो देख रहा सा उन्होंने लेकिन दूसरी ये चीज़ है कि जड़ी इस जमात के अंदर ना वैल्यूज़ अकदार और पैशन कम करने का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और साढ़े इस वक्त प्रेजिडेंट नवाज शरीफ साहब दे और उसके बाद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दे तो आई एडमायर दैट पैशन एंड ट्राई टू फॉलो दैट अच्छा शहबाज साहब ने कम करके मैं पहले इस तो पहले पिछले दौर जो साढ़ा 2013 तो 18 का दौर से उसी की मैं अलहमदुलिल्लाह वज़ीर सा कैबिनेट मैंबर सा मियां नवाज शरीफ साहब नाल उन्होंने भी बड़ा क्लोज में काम किया तो हुण मैं शहबाज शरीफ साहब नाल काम कर रहा तो यकीन करो कि बड़ा मज़ा आता है और मैं दावे नाल गल कह सकदा कि किसी भी मिनिस्टर की अपनी मिनिस्ट्री जितनी वर्किंग और नज़र है ना उस तो ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हर मिनिस्टर की मिनिस्ट्री और उसके काम में नज़र है अच्छा। ज़्यादा फोकस है उन्होंने पता होता है कि मिनिस्ट्री कौन बंदा क्या काम कर रहा है अच्छा। दे रिजल्ट्स के ने और टाइम लाइन्स दे नाल तुहानू वो चैलेंज देंगे भाई अगले 3 महीने का प्लान 10 6 का 10 इंप्लीमेंटेशन 10 सो बड़ा ही कॉरपोरेट तरीके दे नाल वजारतां दी निगरानी कर रहे हैं और उस वजह तो तुहानू मुल्क ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਕੌਣ ਆ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ক্লোਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे ने और साड़ी पार्टी के कायद ने ऑफ कोर्स लीडर ने खुद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो मेरा बड़े भाई भी ਬਿਲਕੁਲ हैं और ਉਹਨਾਂ मेरे leader ਲੋਕਾਂ भी ਦੀ हैं। ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ शहबाज साहब की जी काम करने की स्पीड है वो ज़्यादा है अच्छा और डांट भी ज़्यादा सुनने को मिलती है अच्छा जी जड़ा मिनिस्टर उन्होंने मीटिंग करके बाहर निकलता है ना उसको पूछो मीटिंग कर रहे हैं वो कहता है डांट सुन के आए हैं मीटिंग करी अच्छा यस बिल्कुल बाकायदा डांटते ने जरा जी तुसी सुस्ती करो डांट पेगी तुहानू और उसको अच्छा लगता है कि उन्होंने नज़र है फोकस है और फोकस उन्होंने ज़्यादा तो नहीं है फोकस मुल्क वास्ते है वो चाहते हैं कि जड़ा कम सालों का महीने च होवे तो महीने का कम दिना च दिना का कम घंटियां दैट इज कॉल्ड शहबाज स्पीड बेसिकली जड़ा तुसी सुनते रहंदे हो बिल्कुल मैं ये भी सुनया मरियम नवाज स्पीड भी देखिए मरियम बीबी का जड़ा चैलेंज सी ना पंजाब एज चीफ मिनिस्टर उस तो पहले 10 साल चीफ मिनिस्टर शहबाज साहब रह के आए ने उथे वो शहबाज साहब की स्पीड ਨੂੰ मैनेज करना पंजाब ਵਿੱਚ वो इतना आसान नहीं सी बिल्कुल लेकिन मैं साड़ी भैन है मैं उस बीबी ਨੂੰ दाद देना कि उसने उसਨੂੰ मैच किया है कम करके दसिया है और कोई ऐसा ज़िला नहीं कोई ऐसी तहसील नहीं जिथे मैडम मरियम नवाज पहुंचे ना हो मुख्तलिफ इवेंट्स हर शोबे कम हूँ तुम देखो अनफॉर्चुनेटली जी मुल्क की सलाब की सूरत हाल है कम का पैशन इस तरह होना चाहिए अगर अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है तो फिर अगर ज़रूरत पवे तो तुम दिन रात जाके काम करो सर क्या कहेंगे अली अमीन गंडापुर कोई किरदार निभा सकते हैं कैसी हुकूमत कर रहे हैं वो केपी में देखिए अली अमीन गंडापुर मैं उनकी शख्सियत पर तो कोई बात नहीं करूँगा लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो है वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा ताल्लुक किसी दूसरी सियासी जमात से है अब यहाँ ये उनकी तीसरी टर्म है लेकिन अगर आप देखेंगे अभी ये सैलाब की जो बात होती है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वहाँ जंगलात की कटाई हुई है बेदरे कटाई हुई है अली अमीन गंडापुर से पहले कटाई बंद थी बैन था इन्होंने आगे खोली अब वो किसी को अगर 50 दरख्त काटने के कोई परमिट लेता है वो 500 काट लेता है अच्छा उस्मान बुज़दार को अगर कंपेयर किया जाए अली अमीन गंडापुर से तो फिर किसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी देखिए उस्मान बुज़दार तो एक बाख्तियार वज़ीर आला नहीं थे वो एक इंतहाई कमज़ोर वज़ीर आला जो लगाए गए उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उस सूबे के ऊपर अपनी मुकम्मल ग्रिप रखना चाहते थे और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इनसिक्योरिटी का भी शिकार थे क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब एक बहुत तगड़ा चीफ मिनिस्टर होता है तो कहीं ये बहुत कैप्चर ना कर ले पार्टी ना मेरी कैप्चर कर ले या कोई लीडरशिप ना कैप्चर कर ले कमज़ोर आदमी उन्होंने लगाया अली अमीन हेड स्ट्रॉन्ग आदमी है काम समझता है लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ नहीं है उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है उसकी प्रायोरिटीज़ सूबा बनाने से ज़्यादा अपना आप बनाना है सूबे के अवाम को तवज्जो दें तो वो इंटेलिजेंट आदमी है आई मस्ट से सर
सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मैं सर, देखिए आप सच्ची बात करूंगा, सर, चाहे आप उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स दूसरी में नहीं जमात से डलते, है। लाइक मैंने कभी नहीं देखा आपकी बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी आई हो या आप बहुत ज़्यादा बोले हो, तो आपके फेलोज हैं जैसे अता तारड़ हैं, वो इतना बोलते हैं और काफ़ी दफ़ा अब्यूजिव भी हो जाते हैं, तो क्या वजह है? देखिए अता तारड़ जो है मेरा छोटा भाई है, जो वो ज़्यादा बोलते हैं ना, वो शौक से नहीं बोलते, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये उनका टास्क है। अच्छा। वो वजारत इत्तलात व नशरियात के वज़ीर है। अच्छा, अल्लाह ना करे आप भी बने। ही इज़ फेस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो प्राइम मिनिस्टर जो है सोच रहे हैं या कर रहे हैं, और हर शोबे के अंदर जो जो वजारतें जो जो अचीवमेंट्स कर रही हैं, उनको वजारतें खुद भी बताती हैं, लेकिन ऑफिशियली वो जिम्मेदारी होती है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। इसलिए वो ज़्यादा बोलते हैं, वो ज़्यादा बोलना चाहिए उन्हें। तो जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप गलतियाँ भी करते हैं। तो फिर ये तो अस्मा कुदरती बुखारी बात के है। बारे में अगर क्या उनको कहेंगे? स्टेटमेंट आपको लगा कि वो ट्रैक से उतरा हुआ है, तो ज़्यादा बोलेंगे तो एक दो वर्ड तो आप स्किप कर ही जाते हैं। बिल्कुल। तो अस्मा बुखारी बहुत ज़्यादा बोलती है। अस्मा बुखारी तो ये चीती है जी, वो तो आपको पता अच्छा। है। बिल्कुल, उसको तो मैं बड़ा एडमायर करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। आपको लगता है ऐसे होना चाहिए ख़वातीन को, लाइक? बिल्कुल होना चाहिए। आप उनका करियर देखें, और बड़ी मेहनत की है अस्मा बुखारी ने, और बड़ा वक्त दिया है पॉलिटिक्स को, और ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है पूरी दुनिया में भी, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप जो है पॉलिटिक्स के अंदर उस अंदाज से कि बिल्कुल आप दिन रात काम करें, मेहनत करें, तो मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने किया, परफॉर्म किया। तो अस्मा बुखारी बाज़ दफ़ा बहुत अग्रेसिव हो जाती, जैसे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली पूरे घंटे की अपने ड्रेसिंग के ऊपर, तो क्या वजह है? ड्रेस अच्छा पहना होगा तो कर दी, तो क्या हो गया? वैसे मैंने देखी नहीं है वो। अच्छा, नहीं, ये बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, कि उन्होंने कहा मैं आपके अब्बे के दिए पैसों से पहनती हूँ, आप लोगों की अम्मियाँ कपड़े नहीं पहनती हैं, तो मैं क्या करूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। ऑनेस्टली मैंने नहीं देखी। ओके, ठीक है। नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने जैसे आपको बताया ना, देखिए अब मैं थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं लेकिन आप इख्तिलाफ करते हैं, कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक वो पीटीआई वाले हों, या मैं ये भी कहती हूँ पीटीआई वालों ने भी लाइन क्रॉस की थी जब उनकी हुकूमत थी। उन्होंने ऐसे ऐसे केसेस भी डाले जो नहीं थे। और देखिए मैं बिल्कुल इस बात का कायल हूँ कि लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज कायल नहीं हूँ। प्रैक्टिकली अगर आप मेरी पॉलिटिक्स देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैं प्रैक्टिकली खुद भी लाइन क्रॉस नहीं करता, और वो करनी चाहिए भी नहीं। हम पॉलिटिक्स में एक दूसरे के ऊपर ज़ाती हमले करने के लिए नहीं आते, ना ये सियासत है, ना एक दूसरे का नाम बिगाड़ने, जो इमरान खान साहब कभी किसी को डीजल कहते हैं, कभी किसी को मुच्छल कहते हैं, ये सियासत नहीं है। मैं इसका कायल ही नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी सियासी मुखालफिन को बराबर इज़्ज़त देता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। मेरा उनसे सियासी नज़रियाती इख्तलाफ है, ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल, ज़ाती इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये रहना चाहिए जहन में, और इन्हीं वैल्यूज़ के साथ सियासत करनी चाहिए। और यहीं पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाइन क्रॉस की है। कहाँ? 2 दफ़ा की है जी। एक दफ़ा जब इमरान खान साहब ने सियासत में ये कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, गालम गलोच, तू मैं की सियासत, और कोई छोटे बड़े की तमीज़ नहीं, और हर एक के नाम बिगाड़ने और उन पर ज़ाती और रकीक हमले करने, और जिनसे ख़वातीन भी महफूज नहीं। ये एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात जो उन्होंने लाइन क्रॉस की, वो उन्होंने सियासत छोड़ दी और टकराव की सियासत का रास्ता इख्तियार किया। ये बात से मैं एग्री करती हूँ। वो भी रियासती इदारों के साथ और रियासती इदारों के सरबराहों के साथ। ये कोई सियासत नहीं है कि आप जो है जनाब सियासत तो मैं कहता हूँ कि सियासी बंदों में भी हयादारी वज़ादारी रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, मैं उसका कायल हूँ, रखता हूँ। वो सियासत छोड़ के आप रियासत से टकराना शुरू कर दें, और फिर उसके बाद जो उनके लोग सोशल मीडिया पे बैठते हैं, वो जो कुछ लिखते और करते और कहते हैं रियासत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और हमारे इदारों के बारे में, वो तो मैं समझता हूँ कि शायद इतना मलबा तो इंडिया ना डालता हो। बिल्कुल। जंग के बाद डाला है, लेकिन जंग से पहले नहीं डाला उन्होंने जितना इन्होंने डाला है। ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਚਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤਰਖਾਨ। मैं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ इतने चंगे कर रहे हो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोक के चाह दी ऑफर करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ख्याल चाह दी ब्रेक कर ली है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हाई टी से तवाज़ो की। चाय के साथ हल्की फुल्की गपशप जारी रही। सर, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं हर तरह का खाना खा लेता हूँ, वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे ये खाना पसंद है और मैंने यही खाना है। मैं
देसी खाना भी खा लेता हूँ, अच्छा, और उसमें देसी मुर्गी, मटन वगैरह, रोटी भी खाता हूँ, चावल भी शौक से खाता हूँ, और चाइनीज़, सब कुछ खाते हैं, Japanese, मतलब सब Thai कुछ आपका food। फेवरेट है। मुझे सब 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 अच्छा लगता है। वो क्यों? मेरा ख्याल है ऐसा बंदा ठीक रहता है, वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी हो, ऐसा ही है। उसे उसकी पसंद का खाना मिल ही जाता है। अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो कि मैंने यही खाना है, तो फिर नहीं फिर मिलता। मुश्किल होती है। लेकिन आपकी तो फिजिक भी ठीक ठाक है, मतलब आप फिर वॉक शॉक भी करते हैं। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिम भी जाता हूँ, उसके साथ मैं राइडिंग करता हूँ। ये दो मेरे शौक हैं जो बड़े पुराने हैं। बस आपको बातों पे लगा के मैंने खाना खा जाना है। मैंने ज़रूर खाएं आप, बल्कि ज़्यादा खाएं। अच्छा है। तो आपको पता लगे कि सिर्फ लाहौर में ही अच्छा खाना नहीं बनता, इस्लामाबाद में अच्छा खाना बनता है। सर वैसे आपको कहाँ का खाना पसंद है? मैं तो मुल्तान के खाने की फ़ैन हो गई हूँ। आपने कभी ट्राई किया वहाँ का? मुल्तान का खाना मैंने बिल्कुल ट्राई किया है, लेकिन पाकिस्तान में पहले नंबर पे कराची, अच्छा, दूसरे नंबर पे लाहौर। गुजरांवाला कहेंगे आप? लाहौर। नहीं, अच्छा ओके। जी, अगर आपने सिर्फ गोश्त खाना है तो देन गुजरांवाला नंबर 1। अच्छा जी, बारबेक्यू वगैरह। ओके, मैंने कराची का भी विजिट नहीं किया। आप जाते हैं कराची? ऑफ एंड ऑन चक्कर लगते रहते हैं, कुछ ऑफिशियल भी एंगेजमेंट्स होती हैं, फिर यार दोस्त बहुत हैं, तो ज़ाहिर है तो हमें खुशी फेवरेट जाहिर सिटी रहता है। कौन सा रहने के लिए बेहतरीन? आप बताएं, आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाई हैं, यहाँ पे जो आपको सुकून, लो ट्रैफिक, ग्रीनरी और टेम्परेचर, इसमें जो फ़र्क महसूस हुआ है, बिल्कुल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर है इस्लामाबाद, पीसफुल सिटी। इट इज़। और यहाँ पे कोई आपको उस तरह रश नहीं मिलती, हैवी ट्रैफिक नहीं मिलती, और पाकिस्तान का कैपिटल भी है, और मेरा चूँकि प्लेस ऑफ बर्थ है उससे वैसे ही आपको ज़्यादा एसोसिएशन होती है, तो मुझे तो इस्लामाबाद ही पसंद है। सर जहाँ इंसान पैदा होता है ना, वहीं उसका दिल लग जाता है। मेरा जब नस्क में एडमिशन हुआ था ना, तो मैं एक दिन रही थी इस्लामाबाद, और मैं रोने लग गई कि नहीं, मुझे घर जाना है। तो आई थिंक उसकी वजह इस्लामाबाद शहर नहीं है, उसकी वजह पढ़ाई। आपकी एफिलिएशन है जो आपकी फैमिली के साथ है। ऐसा ही है शायद। आप उसी वजह से ज़्यादा उदास हुई होंगी, वरना इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी टू लिव। ये तो है अभी, और मतलब इस्लामाबाद के बारे में एक और बात मशहूर है, जो एक दफ़ा इस्लामाबाद आ जाता है वो फिर इस्लामाबाद का होकर रह जाता है। जी। सर आपको कंट्रीज में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पसंद है? कहाँ का दौरा करना चाहते हैं? कोई आइलैंड्स? देखिए, दुनिया के मैंने पेशतर ममालिक फिरे हैं। यूरोप का अपना एक चार्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले मैंने कहा वहाँ से आपको सीखने को मिलती हैं, और मौसम यूरोप का मुझे बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे इंग्लैंड का। टर्की वगैरह बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स जाएं, मैं अभी कुछ दिन पहले किर्गिस्तान गया, अमेजिंग कंट्री। और उसकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि एक तो लोग बहुत आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, और पूरे मुल्क में जहाँ भी आप फिरें खाना आपको हलाल मिलता है। मुसलमान मुल्क है, बिश्केक उसका कैपिटल है, तो ये जो एक्सपीरियंस है थोड़ा हटके था, लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया। तो सर चाइना में तो बड़ी मुश्किल होती है हलाल फूड ढूंढने में। मैं चाइना 2 दफ़ा गया हूँ, लेकिन मेरा चूँकि ऑफिशियल ट्रिप था तो हमारे लिए वो स्पेशली अरेंज करते थे, लेकिन बिल्कुल हलाल फूड ढूंढना भी मुश्किल है, बल्कि पूरे यूरोप में मुश्किल होता है। लेकिन चाइना में जो लैंग्वेज बैरियर है इसका भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही है। तो सर इंडिया गए हैं कभी? इंडिया अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गया, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो ख्वाहिश ख़त्म हो गई है जब से इंडिया के साथ जंग हुई है। अब इंडिया पे जाने से ज़्यादा इंडिया में लानत भेजने का ज़्यादा दिल करता है। अच्छा, आप मुझसे इतने सवाल कर रही हैं, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बताएं कि खाना आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देसी लवर हूँ। देसी लवर है? इसमें से मैं कुछ भी नहीं खा सकती। आपको आप अगर आने से पहले बताती हैं तो आपको देसी मुर्गी खिलाते हैं। बाहर लॉन में आपने देखा सर होगा, मुझे पता ही नहीं था आप आपके इतने दाएं बाएं अच्छे फिर रही हैं, थी। है ना? मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हैं, वरना मैं आपकी अच्छाई का मजीद फायदा उठा लेती। ये देखें, लाहौर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन इस्लामाबाद के लोग कम नहीं है। मैं एक दो चीज़ें आपको खिलाता सारे हूँ रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। जो थोड़ा सा, अगर देसी नहीं होगा तो नीम देसी जरूर होगा। साइक्लिक स्टिक्स। ऐसे ठीक है। सैंडविच खाएं आप। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। थैंक यू सर। तो ये जो आप ट्रैवलिंग की बात कर रही थी ना, इसमें एक और मुल्क ऐसा है
जो मुझे शिकार के हवाले से बहुत पसंद है। अच्छा। शिकार मैं बचपन से करता हूँ, वाओ। अपने कॉलेज के ज़माने से। वो साउथ अफ्रीका है। अगर आप उनकी सफारीज पे जाएं, जो कि मैं गया हूँ, तो वो आपको जंगल में एक हट में ठहराते हैं। अच्छा। उसके बाद जो शिकार आपने करना होता है, ज़ाहिर है सारा उसके लिए इजाज़तनामा और वो सारा कुछ। उसके बाद अपनी जीप, अपना गाइड, गन, हर चीज़ आपको देंगे, राइफ़ल। वो आप शिकार करके लाते हैं। आपकी पूरी मर्ज़ी है, अगर आपने हिरन का शिकार किया है तो ज़ाहिर है हम उसको हलाल करते हैं, हमारे लिए वो हलाल है। वो लेके आप अपने हट पे आएँ, खुद उसको काटें, खुद उसको बारबेक्यू बनाएं, खुद उसका खाना बनाएं, सालन बनाएं। क्या पसंद है शिकार में सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा शिकार में तो मुझे हिरन का शिकार। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में लाइसेंस कम है तो ज़रा कम जाना होता है। उड़ियाल, लेकिन ज़्यादा शिकार जो है वो तीतर का, मुर्गाबी का और बटेर का। और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत होती है। आप तीतर का शिकार जो है सुबह तुलुए आफ्ताब से शुरू होता है और गुरूब तक रहता है। अच्छा। और अगर दिन में आप एवरेज देखें तो आप 25 से 30 किलोमीटर आप वॉक करते हैं। ओके। और सारा रफ टेरेन होता है, ज़ाहिर है पोठवार में होता है, ऊंची नीची जगह होती हैं। वो बड़ा थ्रिलिंग होता है। और वो सारे बर्ड आपने हवा में शूट करने होते हैं, उड़ते हुए बर्ड को शूट करना होता है। ओके। हॉर्स राइडिंग का भी शौक है? हॉर्स राइडिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। मैंने इस्लामाबाद में अपने घोड़े रखे हैं। तो जो घोड़ा बहुत अथरा हो उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं ऐसे घोड़े पे नहीं बैठता। होते हैं, नेचुरली होते हैं। नहीं, वो एक एज होती है आपकी। अच्छा। आप जिस वक्त थोड़ी बेवकूफ़ी की एज होती है ना, 17-18 साल की, उस वक्त बैठा करते थे। अच्छा। लेकिन आप अगर आप किसी अथरे घोड़े पे बैठे और वो आपको गिरा दे तो आप तो 6 महीने के लिए बुक हो गए। बिल्कुल। वो अभी हम अफोर्ड नहीं करते कि 6 महीने के लिए बेड पे लेटें। इसलिए ये बहादुरी नहीं होती, बेवकूफ़ी होती है कि आप किसी ऐसे जानवर पर राइड करें कि जैसे गिरने का आपको ज़्यादा अंदेशा हो। वैसे तो किसी से भी गिर सकते हैं। मैं गिरा हूँ, मैं एज मिनिस्टर, मेरी जो है अपना बोन्स फ्रैक्चर हुई हुई है। ओह माय गॉड। घोड़े से गिर के। तो लेकिन ज़ाहिर है फिर उसकी तकलीफ आपको रहती है कुछ दिन, आपको कुछ हफ्ते बल्कि आपको रेस्ट करना पड़ता है। तो ये रिस्क ना ही लें कुछ है। नहीं, राइडिंग जो है ना, इट्स अ थेरेपी। अच्छा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी और इट्स अ थेरेपी, इट्स मोर देन एक्सरसाइज। मैं कभी कभी स्विमिंग भी करता हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा। बहुत अच्छा स्विमर नहीं हूँ, लेकिन हल्की फुल्की करता हूँ, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, आप भी किया करें। सर स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं आती मुझे, तो हाथ पैर भी चलाने नहीं आते। अच्छा सर, अगर स्विमिंग आती है तो इंसान सैलाब से बच सकता है? नहीं, मेरे ख्याल रिस्क नहीं लेना चाहिए। सैलाब से अगर आपने बचना है, कोशिश करें सैलाब आने से पहले महफूज मकाम पे चले जाएं, लाइफ जैकेट साथ रखें और अवॉइड करें पानी से कांटेक्ट को। और सर आप क्या करते हैं इसके अलावा, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? सियासत के अलावा कितनी बार आप लोगों ने असेंबली में जाना होता है? क्या रूटीन रहती है? सुबह 6 बजे उठते हैं शहबाज शरीफ की तरह? नहीं, मैं शहबाज साहब को कॉपी नहीं कर सकता, वो मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनती हैं ऑनेस्टली। वो सुबह 6 बजे शुरू करते हैं। मेरी रूटीन जो है सुबह वो 8-9 बजे शुरू होती है वर्किंग, और फिर रात तक चलती है। उसमें आपका असेंबली का काम है, फिर आपके हलके के काम है। चूँकि मेरा घर मेरे हलके में है, मेरा जो दफ्तर या डेरा मेरे हलके में है, असेंबली मेरे हलके में है, ठीक है। तो इसलिए ये सीट जो है ये पाकिस्तान की एक लिहाज से बड़ी यूनिक सीट है और मेरी हलके से ट्रैवलिंग बाहर कम ही होती है। सर मरीम नवाज लोग बज़ाहिर तो लाहौरी हैं, लेकिन अक्सर मरी में दिखाई देते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, अक्सर मरी में तो दिखाई नहीं देते, सीज़न में आते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब को मरी बहुत पसंद है। बल्कि मैं आपको अंदर की बात अगर बताऊं तो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को मरी मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा पसंद था। अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अजीम खातून थी। और मियां साहब की उनके साथ जो कंपेनियनशिप थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। एक आइडियल आप ये कहें कि रिलेशनशिप जो मियां बीवी का हो सकता है, और बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ। तो मियां साहब बहुत पसंद करते थे मरी आना, ठहरना। और मुझे उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, मरी से मैं और बेगम साहिबा पैदल नथिया गली तक। अच्छा जी, ये बात है अर्ली 70s की। ओके। जी। तो उस वक्त ज़रा ट्रैफिक होती नहीं थी, रश कम थी, यानी इतना वो शौक रखते हैं। ये तकरीबन 4-4.5 घंटे का सफ़र है पैदल। ओह माय गॉड। जी मैं गई हुई हूँ। यस जी। तो ये आप तो गाड़ी पे गई होंगी ज़ाहिर है।
तो वो जब सीज़न होता है तो मियाँ साहब तशरीफ़ लेके आते हैं। पुरतकल्लुफ चाय के बाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने अपने फार्म हाउस की सैर करवाई। शाम होने पर ड्राइंग रूम में आकर भी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। सर दिस इज़ वेरी टची क्वेश्चन, आई जस्ट अपोलोजाइज़ कि मैं आपसे ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ, बट एक बाप के लिए आसान नहीं होता कि एक नौजवान बेटे को दफनाना, उनकी तदफीन करना, ये हौसला कहाँ से आया? ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात आपको देती है, ये इंसान में हिम्मत हो ही नहीं सकती। ये अल्लाह की तरफ से आपको स्ट्रेंथ मिलती है कि आप ज़िंदगी में दोबारा मामूल पे वापस आएँ और ज़िंदगी में वो रूटीन जारी रख सकें जो आप इस हादसे से पहले आपकी होती है। लेकिन उसके पीछे मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेंथ के पीछे जो अल्लाह की तरफ से आपको मिलती है, उसकी एक रीज़न ये भी थी कि जब मेरा बेटा था, हमज़ा उसका नाम था, और उसके अंदर जो अल्लाह ने ईमान और एतकाद रखा था, मेरी आज भी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे वो ईमान और एतकाद नसीब फरमाए जो सिर्फ नसीब से मिलता है। और उसके साथ दुनियावी मामलात में भी ही वॉज आल्सो अ वेरी गुड हंटर, राइडिंग, पोलो प्लेयर, अच्छी गाड़ी रखना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारे उसको शौक़ थे। आप ये समझें कि उसने वो ज़िंदगी जो इंसान शायद 70 साल में भी ना जी सकता हो, इतनी खूबसूरत वो उसने 24 साल में जी ली। और मौत के बारे में वो अक्सर कहा करता था अपने कज़न्स को, अच्छा, अपने जाने से 4 साल 5 साल पहले, कि आखिरत की तैयारी होनी चाहिए। ओह माय गॉड। मतलब अगर 20 साल का बच्चा ये बात कह रहा है और 24 साल की उम्र में वो हमसे जुदा हुआ, तो आप समझ सकती हैं कि उसका ईमान क्या होगा। तो लेकिन अल्लाह के फ़ैसले हैं और अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रहना ही सबसे पसंदीदा अमल है अल्लाह के नज़दीक। बिल्कुल सर, अल्लाह की रज़ा से राज़ी हैं। थैंक यू। सॉरी। नहीं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। शायद मैं इस टॉपिक को ही शुरू ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इंसान ने सोचा ही नहीं होता कि उसके कल को घर का फर्द शायद नहीं होगा साथ। तो लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ, अल्लाह की ज़ात ऐसी उससे सर, महफूज अल्लाह रखे। लेकिन सबको इतना हौसला दे, क्योंकि ज़िंदगी में होता है ऐसा, बाज़ दफ़ा आपके माँ बाप आपके साथ नहीं होते, कोई बहन भाई कुछ। मुझे तब रियलाइज़ हुआ, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। सब कहते थे अल्लाह से सेहत मांगनी चाहिए, पैसा, चीज़ें आने जाने वाली होती हैं। तो ईद बहुत करीब थी, बल्कि ईद से 1-2 दिन पहले की बात थी, और मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हॉस्पिटल्स भी उस तरह से फंक्शनल नहीं थे, तो वो पेन मैंने इतनी देखी थी, तो अब वो मुझे बहुत रिलेटेबल लगती है। जब भी मैं किसी के घर कुछ देखती हूँ, तो मेरे ख़्याल से अगर पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो सकता है ना, तो वो सेहत का निज़ाम हो सकता है। एक तो नेचुरल डेथ हम एक्सेप्ट कर ली हमने, लेकिन बहुत से लोग हैं लाइक हम हॉस्पिटल में जाने का हौसला नहीं रखते। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मर रहे हैं, और वो फैसिलिटीज़ नहीं है, सेहत का वो निज़ाम नहीं है जो होना चाहिए। इवन दो पंजाब तो फिर भी बहुत बेहतर है, सिंध लोग गटर में गिर के मर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो देखिए, एक तो ज़ाहिर है सेहत या बीमारी अल्लाह की तरफ से होते हैं जी, लेकिन अगर आप का कोई प्यारा वालिदैन, औलाद, भाई, फैमिली में से कोई किसी बीमारी की वजह से तकलीफ़ में हो, और आप पहली बात ये कि अफोर्ड ना कर सकते हो उसका इलाज, ये कितना तकलीफ़ दे है। और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसे लोगों की है कि जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, वो इलाज नहीं करा पाते प्रॉपर, जो उनके करीबी तरीन लोगों का होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपके पास वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, या ये अस्पताल ठीक नहीं है, या इसका स्टाफ ठीक नहीं है, और डॉक्टर्स की गफलत की वजह से जो जानी नुकसान होते हैं वो भी अनबेरेबल है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे इस सिस्टम को बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है। मेरी बड़ी ये ख्वाहिश है कि हम सियासत में बयानबाजी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय परफॉर्मेंस में एक दूसरे को नीचा दिखाएं, और ये बताएं काम करके कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। बिल्कुल सर, मैं तो बहुत सेंटिमेंटल हो गई हाँ, मूड चेंज कर दिया। मैं तो घर जाके टाइम मार रोना
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਵਾਰਨ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ, ਕੜੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੌਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਨਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਨਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਫਲਸ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਾਜ਼ੀ। ਕਿਹੜੀ ਗਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਆ? ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਰੈਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ और अदरवाइज एक अमेरिकन गन आती है M4 223, ਅੱਛਾ दैट इज़ माई फेवरेट। और रशियन गन जी है ना वो कलाकोफ उसको कहते हैं, दैट इज़ माई फेवरेट, ਅੱਛਾ दैट इज़ द लेटेस्ट क्लाशनकोफ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ। ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? क्लाशनकोफ आई है 74 तक। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ क्लाशनकोफ की गोली छोटी करके वही गन घट वजन बनाई गई है, उसमें कहते हैं कलाकोफ। ਅੱਛਾ इस वक्त जितनी रशियन यूक्रेनियंस सारी आर्मी गन यूज़ कर रही है ना, दैट इज़ कलाकोफ। ਅੱਛਾ। ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਲੇਕਿਨ- AK47 ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਹੈ। ਸਰ AK47 ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? AK47 ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਟਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਤਨੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਗਨ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਅੱਛੀ ਗਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਗਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ 40 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਜ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਖੜਾ। ਉਹ ਗਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀਆਂ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਟਰ ਐਕਟਰਸ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਲਮਹਾਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इसका मतलब है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਕੋਈ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ। 60-70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਬਹਰਾਲ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਵਰਕ ਫॉर ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਫਾ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਓ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਦਰ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ। ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਜ ਕਰੀ ਦੀ ਕਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਹਨਤ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੋ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਜੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PDM ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 30, 40, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਈ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਮਾਂ ਸਿਤਾਰੇ।